दोस्तों, कैसे हो। आज हम ये जो टॉपिक करने वाले हैं वो बोर्ड के एग्जाम के लिए और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जो टॉपिक हमारा आज है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आज ये सारे टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे विद डिटेल। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, विद्युत की बोलते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अब इसके अंदर एक नया नाम आ गया हमारा, आवेशित। अब आवेशित होने से मतलब क्या है कि आवेश क्या होता है कि आपने बचपन में करके भी देखा होगा कि जैसे हम कोई भी पेन वगैरह अपने बालों के अंदर रगड़ते हैं और उसके बाद में उसको कोई कागज के टुकड़ों के बीच में लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़े जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव यानी कि धन आवेश होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव यानी कि ऋण आवेश होता है। दो प्रकार के आवेश हमारे पास होते हैं और ध्यान ये रखना है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान यानी अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसकी जो इकाई है वो हमारे पास क्या है, कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। और आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, आवेश को हम डिनोट करते हैं किससे, Q से। स्मॉल q लिख सकते हैं और कैपिटल Q भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं। और इसके बाद में आवेश को पढ़ने के लिए हमें चालक और कुचालक के बारे में पता होना चाहिए। चालक क्या होते हैं, आगे हमारा टॉपिक चालक क्या होते हैं। चालक होते हैं हमारे पास जिन पदार्थों में से विद्युत धारा सफलतापूर्वक गुजर सकती है या गुजर जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है या सफलतापूर्वक गुजर जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चालक। इसके उदाहरण है हमारे पास, कई बार उदाहरण भी पूछ लेते हैं कि चालक है या कुचालक। तो सबसे अच्छे चालक की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, सिल्वर यानी कि चांदी, सोना यानी कि जितने भी धातुएं हैं वो हमारे पास क्या है, चालक यानी कि सुचालक है। उसके बाद में दूसरा हमारे पास आता है कुचालक। कुचालक का मतलब क्या होता है कि जिन पदार्थों में से
विद्युत धारा नहीं गुजरती उसे हम क्या बोलते हैं? कुचालक पदार्थ बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहें तो जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, जितनी भी अधातुएं हैं वो हमारे पास क्या होती है? कुचालक होती है। और उसके बाद में आता है हमारे पास अर्धचालक। अर्धचालक अर्धचालक कौन से होते हैं? कि जिन पदार्थों के गुणधर्म, जिन पदार्थों में चालकता का गुणधर्म सुचालक और कुचालक दोनों का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। जैसे हमारे पास है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। उसके बाद में हमारे पास है जर्मेनियम, कार्बन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। अब चालक, कुचालक और अर्धचालक कहने का मतलब क्या है? कि जो विद्युत धारा होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में घूम रहे हैं, यानी मुक्त अवस्था में घूम रहे हैं। तो कुचालक जितने भी होते हैं उसके अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर होते हैं, यानी मूवमेंट नहीं करते। इसकी वजह से उनके अंदर जो है विद्युत धारा पास नहीं होती। तो अगला जो टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? कि आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, आवेश के प्रवाह की दर टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हमारे पास आवेश के प्रवाह की दर वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं जनाब? इसको डिनोट करते हैं किससे? आई से। इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई है, मापने इकाई वो क्या है? एम्पियर है। क्या है वो? एम्पियर। और इसकी जो युक्ति है या मेजरिंग डिवाइस है वो हमारे पास क्या होती है? एमीटर। वो हमारे पास क्या होती है? एमीटर होती है। अगर मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन देखें, मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन देखें, गणितीय रूप, गणितीय रूप जो होगा इसका I बराबर किसके होगा? Q/T। मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज उससे पास हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। तो I अगर इसकी यूनिट हम निकालें तो I एम्पियर हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है? कूलाम। क्या होती है? कूलाम। और इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास वो क्या होती है? सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। तो ये है हमारे पास क्या? विद्युत धारा का गणितीय रूप। उसके बाद में 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होगा? कि जब किसी भी कंडक्टर से, किसी भी चालक से, किसी भी कंडक्टर से, किसी भी चालक से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के अंदर पास हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे?
1 एम्पियर विद्युत धारा बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद में विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार विद्युत धारा हमारी दो टाइप की होती है। नंबर एक तो हमारे पास होती है एसी यानी अल्टरनेट करंट, दूसरा इसलिए बोलते हैं इसे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा हमारे पास होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट, जिसे बोलते हैं हम निष्ठ धारा। अब अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट कहने का मतलब क्या है कि ये जो करंट होगा, ये जो विद्युत धारा है, इसकी दिशा जो है समय के साथ बदलेगी और इसकी दिशा जो है वो समय के साथ नहीं बदलेगी। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बनेगा, एक टाइम में 0 से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, फिर जो 0 होकर दूसरी साइड से हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, यानी कि ये हमारे पास क्या है, निष्ठ धारा है। और विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है कि जिस साइड कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर चालक का जो आवेश यानी कि धन आवेश जिस साइड गति करेगा उस साइड विद्युत धारा की दिशा होगी, और उसके बाद में जो नेगेटिव आवेश अगर गति कर रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की क्या होगी, दिशा होगी। उसके बाद में घरों में जो विद्युत धारा आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, 220 वोल्ट और 50 Hz जो है यानी हर्ट्ज जो है घरों के अंदर विद्युत धारा आ रही है। और अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है कि जब किसी भी कंडक्टर में अनंत से आवेश को एक पॉइंट पर लाने के लिए यानी एक बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। जैसे जब किसी चालक में अनंत से आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए या ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। इसका अगर यूनिट की अगर हम बात करें यानी कि इकाई, वो इसकी इकाई जो होगी हमारे पास क्या होगी, वोल्ट होगी। इसका गणितीय रूप जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, V बराबर किसके होगा, W बाय Q। V बराबर किसके होगा, W बाय Q। V इसके अंदर हमारा विद्युत विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसके बाद में W हमारा क्या है, किया गया कार्य है, किया गया काम या कार्य है, और ये हमारा क्या होगा, आवेश होगा। तो अब यहां से हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि इसकी यूनिट जो होती है हमारे पास किए गए कार्य की, वो हमारे पास क्या होती है, जूल होती है। जब एक कूलाम आवेश को लाने या ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। और इसी प्रकार अगर विद्युत विभवांतर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। विद्युत विभवांतर
उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु से ले जाने के लिए कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत परिपथ आरेख व प्रतीक, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट जो है इसका डायग्राम बना के दे देते हैं और उसके बाद में उसका नाम आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं आपके पास और इधर मैं उसके क्या बनाऊंगा, प्रतीक। तो जैसे बल्लभ का लेते हैं हम, बल्लभ, तो बल्लभ जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। उसके बाद में सेल यूज करते हैं, सेल के लिए केवल दो ही लाइनें यूज होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। और बैटरी यूज करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, बैटरी होता है। उसके बाद में प्रतिरोध, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और उसके बाद में हमारे पास होता है एक धारा नियंत्रक भी होता है, बिल्कुल प्रतिरोध की तरह होता है, बट उसके बीच में जो है क्रॉसिंग का साइन लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास कुछ ऐसे तार की संधि की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तार संधि। तो तार संधि की होती है वो कुछ इस प्रकार से की होती है। और बिना संधि के तार हैं, बिना संधि के तार हम कैसे यूज करते हैं, हम कुछ ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, वोल्टमीटर, जिसे हम यूज करते हैं कुछ ऐसे। हमारे पास एमीटर होता है, उसे हम यूज करते हैं कुछ ऐसे। और एक गैल्वेनोमीटर भी यूज कर लेते हैं कई बार, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये सारे जो सैंपल्स है, ये सारे सैंपल्स आपको आने चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर ये सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर इनसे कोई क्वेश्चन आपके पास आए तो आप इसे जो है हल कर सकें। तो इतनी बातें जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सेल और बैटरी। अब सेल में थोड़ी देर पहले बताया है कि सेल हमारे पास क्या होता है। सेल हमारे पास क्या होता है, सेल होता है हमारे पास एक ऐसी युक्ति या डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और बैटरी क्या होता है हमारे पास, जब बहुत सारे सेल जो है हम
आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। सेल को डिनोट ऐसे करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। एक पॉजिटिव पार्ट होता है, बड़ी वाली जो लाइन पॉजिटिव होती है और छोटी वाली लाइन क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव होती है। ठीक है। और सेलों की टाइप्स की अगर हम बात करें, तो टाइप्स हमारे पास इसके होते हैं दो। एक तो होता है हमारे पास प्राथमिक सेल और दूसरा हमारे पास क्या होता है, द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं कि ऐसे सेल जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल बोलते हैं। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं हमारे पास कि ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसके अंदर जो होता है हमारा वो शुष्क सेल होता है। और इसके अंदर जो है एग्जांपल लेना चाहे हम, डेनियल सेल है, डेनियल सेल जो है एक अच्छा उदाहरण है किसका, द्वितीयक प्रकार के सेल का। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है कि देखिए कठिनाई सभी के जीवन में आती है, उसी प्रकार विद्युत धारा है उसके रास्ते में भी क्या आती है, कठिनाई होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। या बोल सकते हो आप जो विद्युत धारा का विरोध करता है, ऐसा कारक जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, मात्रक किससे डिनोट करते हैं इसको, इसका मात्रक होता है हमारे पास ओम, जिसे OHM भी लिख सकते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं इसको, बड़े आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में ये प्रतिरोध बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसे हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता रो, और ये हो गया हमारे पास L/A। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ आपकी ज्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें,
एरिया ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो आपकी विद्युत धारा है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी तार कितना मोटा है वो हमारे पास क्या है, एरिया। और प्रतिरोधकता क्या होती है कि किस प्रकार का मटेरियल आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं या एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं या सिल्वर यूज कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार का मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। ठीक है, और उसके बाद में यहां से कांस्टेंट निकल के आता है रो हमारे पास, रो L/A। तो जब इसकी यूनिट हम निकालेंगे तो रो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे R मल्टीप्लाई A और बाई में क्या हो जाएगा L। अगर आपकी लेंथ मीटर में है, लेंथ किस में है, मीटर में है, और इसकी यूनिट आपको पता है क्या होती है, ओम होती है, और एरिया होता है आपके पास मीटर स्क्वायर यानी मीटर मल्टीप्लाई मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो आपके पास क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो ये यूनिट किसकी होगी, प्रतिरोधकता की होगी। किसकी यूनिट होगी, ये प्रतिरोधकता की। और उसके बाद में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। संयोजन का मतलब प्रतिरोध किस क्रम में लगाए जाते हैं। प्रतिरोध 2 क्रम में लगाए जाते हैं। कितने क्रम में लगाए जाते हैं, 2 क्रम के अंदर। एक तो होता है हमारे पास क्या, श्रेणी क्रम, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, पासरोव क्रम। 2 प्रकार की कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जब सारे प्रतिरोध एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। जैसे इसके अंदर से कोई विद्युत धारा जा रही है I, मैंने प्रतिरोध लगा दिया ये R1, दूसरा प्रतिरोध लगा दिया मैंने R2, और तीसरा मैंने लगा दिया क्या, R3। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी टोटल प्रतिरोध जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, R1 R2 R3। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, R1 R2 और R3 होगा। पासरोव क्रम की अगर हम बात करें तो पासरोव क्रम के अंदर क्या होता है कि जब सारे प्रतिरोध एक ही पॉइंट से जुड़े हों, जैसे जब सारे प्रतिरोध एक ही बिंदु से जुड़े हों, एक ही बिंदु से जुड़े हों, उसे हम क्या बोलते हैं, पासरोव क्रम बोलते हैं। और इसका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो जैसे ये I करंट आ रहा है इधर से, अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस यहां यूज करता हूं, सेकंड यहां यूज करता हूं, और थर्ड यहां यूज करता हूं, तो ये मेरे पास क्या है, एक पासरोव क्रम है। और इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा R1 R2 और R3, और सभी में जो आपकी विद्युत धारा की मात्रा है वो अलग अलग होगी, I1 I2 और I3। अब बात आती है कि हमें जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादातर घरों में यूज किया जाता है वो कौन सा क्रम है, पासरोव क्रम है। और क्यों किया जाता है वो आपको मैं बता देता हूं। अभी मैं 2 प्रकार के डायग्राम बना रहा हूं आपके पास। जैसे मैंने प्रतिरोध लिए यहां पर 3, 1 2 और ये 3, ये हो गया मेरे पास, मैंने मान लिया 1 ओम। 3 प्रतिरोध लिए मैंने, 1 2 3, ये हो गया मेरे पास जैसे 1 ओम और ये 2 ओम और ये 3 ओम। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध जो होगा आपके पास वो कितना होगा, आपके पास R जो होगा वो कितना होगा, R1 R2 और R3।
यानी 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और 2 5 और ये कितना हो गया हमारे पास 6 ओम प्रतिरोध होगा। अगर इसी को अगर हम पासरव क्रम में यूज करें, किस क्रम में यूज करें, पासरव क्रम में, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखिए, ये I1 I2 I3, ये R1 लिया मैंने, R2 और ये R3, तो इसका जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा वो क्या होगा देखिए 1/R1, यानी कि 1/R इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये श्रेणी क्रम है हमारे पास, ये क्या है पासरव क्रम है। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इसका जब एलसीएम लेंगे वो हमारे पास 6 आएगा। तो ये हो गया 6 3 और 2, 6 और 3 9 और 2 11/6। और जब इसे उल्टा करेंगे हम, यानी कि ये 1/R के इक्वल है, तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 6/11 यानी 0.5 समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम में यूज कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था 6 ओम, जो बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, और जब इसे यूज कर रहे हैं पासरव क्रम में तो हमारे पास प्रतिरोध आ रहा है यानी आधा के लगभग 0.5। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्रतिरोध ज्यादा है तो यहाँ विद्युत धारा जो होगी आपको कम मिलेगी, अगर प्रतिरोध कम है तो यहाँ पर विद्युत धारा को बढ़ा देंगे यानी ज्यादा मिलेगी आपको। तो दो क्रम में हम जो है यूज करते हैं, श्रेणी क्रम पासरव क्रम, और घरों में जो यूज किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है पासरव क्रम, क्योंकि सभी को अलग अलग करंट की जरूरत होती है। जितने भी उपकरण होते हैं सभी को अलग अलग विद्युत धारा की जरूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ओम का नियम। ओम का नियम। सर ने एक बात कही थी कि विद्युत विभव विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है यदि वायुमंडलीय शर्तें सेम रहे, शर्तें या वायुमंडलीय व्यवस्था बोल सकते हो, वायुमंडलीय शर्तें बोल सकते हो, समान रहे। तो अगर इसका गणितीय रूप हम देखें, गणितीय रूप, तो गणितीय रूप में क्या होगा देखिए, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विद्युत धारा के। विद्युत विभव जो होगा वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, आई के। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है यहां पर एक कांस्टेंट लग जाता है आर, और ये साथ में क्या हो जाएगा आई। तो ये इसका ग्राफ जब बनाएंगे आप कभी भी लैब के अंदर, इसका ग्राफ जो बनाएंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। कब होगा, जब इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहे, सेम रहे, वायुमंडलीय कंडीशन क्या रहे, सेम रहे। तो ये सेम हो नहीं सकती, तो इसका ग्राफ जब बनाओगे आप तो वो लगभग क्या होगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है आपके पास। बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ जो आपको स्ट्रेट लाइन जो है नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपसे क्या हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये है हमारा क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब इसके हिसाब से अगर V 1 वोल्ट निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए 1 वोल्ट, तो हमारे पास 1 ओम के प्रतिरोध चालक से, एक चालक के 1 ओम प्रतिरोध से अगर 1 एम्पियर धारा
प्रवाहित हो रही है, गुजर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। तो ये है हमारे पास ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ।